8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। बिल्कुल कोई बात ही नहीं सहमति, बल्कि सहमति बात एक है, एक सूत्री बात है और 1.5 अरब की बात है कि कानून बात इसको। दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। सरकारी मंडी के पैरेलल प्राइवेट मंडी आए और आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट मंडी सरकारी मंडी को खत्म करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम का और प्राइम टाइम में बात नहीं बनी बात। 8 तारीख को फिर होगी मुलाकात। आज पूरे देश की नजरें इस बात पे थी कि आज जो कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन किसान कर रहे हैं उनके और सरकार के बीच में 2 बजे से मुलाकात चल रही थी और पूरे देश की नजरें इस बात पे थी कि क्या किसानों और सरकार की बातचीत के बाद कोई हल निकल पाएगा। लेकिन शाम होते होते फिर वही निराशा देखने को मिली जो पिछले 8 वर्ष से हम देख रहे थे। इस बार भी सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी, लेकिन किसानों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ ऊपर से इंद्र भगवान जो है वो खासे मेहरबान है। लेकिन बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर अभी भी विवाद जारी है। 8 दौरों की वार्ता, फिर भी नहीं निकला समाधान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, किसान अड़े हैं तीनों कानूनों को रद्द कराने पर। बड़ी खबर इस वक्त की, 8 जनवरी को मंथन के लिए फिर से मुलाकात बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको बताएं तो इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर फिलहाल जारी रहेगा घमासान। इस घमासान के आसार जो है खत्म होते नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी खबर, और 8 तारीख को दरअसल आपको बताएं तो फिर से बातचीत भी होनी है। 8 दौर की वार्ता के बाद भी हल नहीं निकल पाया है और 8 जनवरी को फिर से मंथन किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। तो सार्थक चर्चा की उम्मीद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करते नजर आए हैं 8 तारीख को। लेकिन इस चर्चा के बाद किसानों ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। पूर्ण रूप से रिफिल हो कानून, पूरे कानून खत्म हो, ये बातें हैं। सरकार को ये करना है कि कैसे इसको खत्म करेंगे, वो फार्मूला सरकार तय करे, उसको तय करके जाए और बगैर इसके कोई भी बातचीत नहीं होती। एमएसपी पे भी 8 तारीख में ही बात होगी और पूरा फार्मूला सरकार लेकर आएगी उस दिन। पिछली बार सरकार ने कहा था कि 50% सहमति हो गई है, क्या बैक टू नहीं, वे तो जो 2 मुद्दे हो गए वे तो हो ही गए, उन पर तो कोई चर्चा ही नहीं है। अब तो 2 इशू हैं, 3 कानून है और एमएसपी है, वो 8 तारीख में बात होगी। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार का रवैया है उससे कुछ सकारात्मक निकलेगा? अरे निकलेगा, इसको भी तो ज्ञान प्राप्ति होगी सरकार को, नहीं हो। हमारा उसी पर ये मतलब है, मत है कि हम ये चाहते हैं कि हर हाल में ये कानून रिपील होने चाहिए। जब तक ये कानून रिपील नहीं होते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और 2 टूक फैसला हमने आज ये किया है और कह कर रहे हैं कि अगर हमें बैठक में बुलाती है तो अपना क्लियर मन बनाकर बुलाए कि क्या सरकार रिपील करना चाहती है तो हमें बुलाए, नहीं वरना हमें बुलाने की जरूरत नहीं। 8 तारीख को बुलाने के लिए बात भी हुई है। हाँ, सरकार ने कहा है कि 8 तारीख को फिर से बैठेंगे, देखते हैं। हमने ये क्लियर किया है कि तब आएंगे अगर आपका मन रिपील करने का होगा तो। आंदोलन कल
से क्या होगी? हाँ, कल जो हमारी बैठक रख दी गई है, हमने 11 बजे पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक होगी। उसके बाद मतलब जो पूरे देश लेवल के संगठन हैं उनकी 2 बजे बैठक होगी और उस बैठक में ये रूपरेखा तैयार करनी है, कैसे करना है, क्या करना है, उसमें तय होगा। ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ 7 ਜਾਂ 8 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੀ, 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਰਾਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ। 6 ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ। वार्ता बेनतीजा, किसानों का प्लान भी बिल्कुल तैयार है। 6 तारीख से किसानों की सरकार पर दबाव बनाने की बिल्कुल तैयारी है। बड़ी खबर एक और, साथ ही साथ 2 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। 6 जनवरी को केएमपी पर निकाले जाएंगे ट्रैक्टर मार्च, किसानों ने ऐलान कर दिया है। 23 जनवरी को राजभवनों का घेराव किया जाएगा। 26 जनवरी को राजपथ और दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। वार्ता बेनतीजा, किसानों का प्लान भी बिल्कुल तैयार है। बड़ी खबर इस वक्त की, किसानों की सरकार पर दबाव बनाने की पूरी तैयारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 6 जनवरी को केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च जो है निकाला जाएगा। 23 जनवरी को राजभवनों का घेराव जो है वो भी किया जाएगा। तो ये देखिए, नहीं बनी बात तो किसानों की क्या रणनीति है। 6 जनवरी से देश जागृति पखवाड़ा मनाएंगे किसान। अगर बातचीत जो नहीं बनी उसके बाद किसान क्या करने वाले हैं? 23 जनवरी को किसान संकल्प दिवस भी मनाया जाएगा। 13 जनवरी को, 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। यह किसानों की रणनीति है अब, जिसपे किसानों ने आगे बढ़ना है। हालांकि 8 तारीख को फिर से मुलाकात है। 23 जनवरी को राजभवनों के बाहर डेरा जो है वो किसान डालेंगे। और 26 जनवरी को बताएं आपको तो दिल्ली में किसान गणतंत्र परेड दिवस मनाएंगे। यानी कि राजपथ पर जहां एक तरफ सैनिक होंगे, जवान होंगे, दूसरी तरफ किसान भी होंगे। तो ये किसानों की तरफ से अगला प्लान जो है बिल्कुल सरकार की तरफ, किसानों की तरफ से ये सब कुछ प्लान जो है बिल्कुल तैयार कर दिया गया है कि आगे अब किस रणनीति पर किसानों ने काम करना है। लेकिन आज की बातचीत में कई चीजें थी जिस पे अब हम चर्चा करेंगे कि क्या सरकार और किसानों के बीच ईगो की समस्या आ रही है, क्या तारीख पे तारीख क्यों दी जा रही है, हर दिन चर्चा क्यों नहीं हो सकती, और साथ ही साथ जो सरकार है क्यों कानून वापसी पर सहमत नहीं हो रही है। और किसान जो हैं, अगर सरकार बीच का रास्ता चाह रही है, सरकार चाहती है कि हम बिंदुवार सभी बिलों पे चर्चा करेंगे, जहां समाधान की और बदलाव की जरूरत होगी वो करेंगे, उस पे किसान क्यों तैयार नहीं है। भाई दूसरी तरफ बात इस चीज पे भी होगी कि जिस वक्त दिल्ली का तापमान लगातार गिर रहा है, जिस वक्त दिल्ली पर इंद्रदेव जो हैं वो कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, उस वक्त सरकार को क्या ये नजर नहीं आ रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान हैं। इसी बीच कृषि मंत्री का ये बयान, ये कहना कि हम और राज्यों के किसानों से बातचीत करेंगे और क्योंकि वो खुश हैं इस बिल से, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो नाराज हैं क्या वो बाहर के किसान हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बिनू मेनन बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। और विजय जी हैं, वो भी मेरे साथ किसान नेता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय जी मैं आपके पास आऊंगा। आज की बात बेनतीजा रही, किसानों का ऐलान है कि अब आगे हम बढ़ेंगे और अगर बातचीत असफल होती है तो आगे क्या रणनीति है, किस रणनीति पे आप काम करने जा रहे हैं, क्या आगे का फार्मूला तय किया अब आपने? देखिए, आंदोलन करने वाले किसानों ने बहुत साफ रूप से बता दिया है कि वो 26 जनवरी तक के क्या करने जी। अब सरकार ने 8 जनवरी को फिर बुलाया है बातचीत करने के लिए जी। वो भी स्वीकार कर लिया है और किसानों का साफ कहना है कि अगर ये 3 कानून आपने हमारे भले के लिए किए हैं तो हमको पूछना तो था, हमको इसमें हमारा भला दिखता नहीं है। मैंने आपके ही चैनल पे कई बार ये कहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता को जी कि अगर ये 3 कानून इतने अच्छे हैं कि जो किसानों का भला करने वाले हैं
तो फिर 2014 में मोदी साहब ने ये प्रॉमिस क्यों किया कि हम सत्ता में आएंगे और आपको 50% मुनाफा जोड़कर स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से दाम देंगे जी। ये न कहते हुए उस समय उन्होंने कहना था कि हम ये 3 कानून लाएंगे, क्योंकि अब ये ऐसा कह रहे हैं कि ये कानून की तो चर्चा 40 साल से चलते आ रही है, ये कानून कांग्रेस के राज में भी चलते आ रहा था, ऐसी सब बातें बता रहे हैं। तो फिर ये कानून का ही जिक्र करते ना 2014 में। तो मोदी जी ने तो 60 ही महीने मांगे थे ना कि कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दो, अब तो 72 महीने हो गए, तो किसानों का कल्याण हो गया रहता, कोई झगड़ा ही नहीं रहता ना। बार बार ये तो कहते। अब देखिए सरकार बोल रही है कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया है। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरे को सिर्फ यही कहने का है कि ये स्वामीनाथन आयोग लागू किया बोलते हैं, पर ये तो C2 पर 50% दिया ही नहीं है, A2FL पे दिया है। मेरा स्वामीनाथन जी से 2005 से बहुत घनिष्ठ संबंध है और मेरी उनसे जो बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने C2 पर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट पे कहा, इन्होंने A2FL पे दिया। मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि 2008-9 में मनमोहन सिंह जी ने जो फसलों के दाम घोषित किए थे जी, जरा उसका अध्ययन कीजिए। वो 28 से 50% बढ़ाकर दाम दिए गए थे। 550 रुपए का पैडी का दाम 850 रुपए और 2030 का कपास का दाम 3000 रुपए कर दिया था। अगर मेरा ये कहना झूठा होगा तो बीजेपी के वालों ने सीधा कर देना चाहिए। एक्चुअली स्वामीनाथन कमीशन का अमल बजावनी बीजेपी ने कांग्रेस ने शुरू कर दी थी, पर यूपीए 2 में उन्होंने गलतियां की और उसका फायदा मोदी जी ने लिया। ये वास्तविकता है और पंजाब हरियाणा का किसान नहीं, पूरे देश का किसान MSP के लिए बहुत जागरूक होते जा रहा है अब, और मोदी जी को वही नहीं चाहिए। जी चलिए, बीनू मैनन भी मेरे साथ बने हुए हैं। अब बीनू मैनन, किसानों ने जो हम सुना रहे थे, किसानों ने जो मीटिंग हुई उसके बाद बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर 8 तारीख को सरकार जो बिल है उन्हें वापस लेने पर बात मानती है तो हमें बुलाए, नहीं तो नहीं बुलाए। ये किसानों की तरफ से साफ कर दिया है। अब आगे आपके पास क्या रणनीति है, क्योंकि किसान साफ कर चुके हैं कि अगर आपने कानून वापस लेने हैं तो हमें बुलाओ, नहीं तो हमारा टाइम बुला के वेस्ट मत करो। देखिए, ये कुछ किसान नेता जो हैं पूरे देश के किसान का फैसला लेके बैठे हैं जी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा राजेश जी, 1993 में 27 साल पहले भारत किसान यूनियन ही उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव जी के पास इसी प्रस्ताव को लेकर गए थे जो आज मोदी सरकार ने पारित किया है। उस टाइम पे यही किसान नेता यही संशोधन चाहते थे APMC में। ये जो नेता लोग आज के, जो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये आज इसका विरोध कर रही है, काला कानून बता रही है। इन लोगों ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यही प्रावधान लिखे थे। आज किसानों को गुमराह करके बिठा रहे हैं ये कहकर कि काला कानून है। इसकी वजह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आज इंडिया वाई इंडिया से वाई नॉट इंडिया बन चुका है इन्वेस्टमेंट्स के अगर नजरिए से देखा जाए। चाहे एप्पल की कंपनी इंडिया में खुल रही हो, चाहे वो फोनवेल्स की कंपनी इंडिया में खुल रही हो, इन सबसे जो पीड़ा जो चाइना को हो रहा है, उस चाइना के मार्गदर्शन, चाइना को किसानों का क्या लेना देना काम हो रहा है। आपके नेता भी, आप भी, जब किसानों की बात आती है, कोई चाइना से फंडिंग, कोई पाकिस्तान से फंडिंग, क्या किसान तो अपने हैं भाई। देखिए, ये पूरा जो हमारे पंजाब के जो बिचौलिए हैं, अगर मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, उनकी पिछले साल की जो आय थी करीब 36,000 मिडिलमैन है वहां पे, उनकी आय 1600 करोड़ थी। आज जो है अगर किसानों के पास जो कमीशन जो है बचकर उनके पास पैसा आने वाली चीज दिख रही है तो ये लोग पीड़ा में आ रहे हैं। इनको स्पॉन्सर्ड, आप बताइए ना, खालिस्तान क्या इन किसान नेताओं का मुद्दा है? जो राजेश टिकैत जी जो हैं, ये पंडितों को वहां से गाली देते हैं, क्या ये किसानों का मुद्दा है? ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश में अव्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। तो फिर आप बात क्यों कर रहे हैं? अगर ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, बीनू मैनन, मेरा सवाल सीधा सा है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल क्यों इनके साथ बातचीत कर रहे हैं? अगर ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं तो जवाब दीजिए इसका। राजेश जी, यही लोग तो किसानों को भड़का के वहां बिठा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्यों बातचीत कर रहे हैं आप? क्यों उनको 8 तारीख को आप बुला रहे हैं? आप मना कर दीजिए, आप सीधा मना कर दीजिए कि हम आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। आप देश को बांट रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? ये बताइए ना, आप मुझे बताइए, क्या पंडितों को इसमें कोई लेना देना है?
क्या राजेश टिकैत जो है किसान नेता वहां पंडितों को आलोचना करते इसका हैं? इस आंदोलन का खालिस्तान माओवादी से क्या लेना देना मीनू मैनन? इस आंदोलन का टुकड़े टुकड़े गैंग खालिस्तान माओवादी से क्या लेना देना है? आपके नेताओं की तरफ से कहा गया। आप अपने नेताओं के शब्दों पे भी तो देखिए ना, किस चीज को बताइए ना। हमने आपने माओवादी कहा इनको, कुकुरमुत्ता आपने कहा आपके नेताओं ने, आपने खालिस्तान कहा इनको, क्या नहीं कहा आप लोगों ने किसानों को? महात्मा गांधी जी की मूर्ति को डिफेस कर देते हैं। क्या ये किसान क्या कौन से बॉर्डर पे हुआ है? जब सिंगू बॉर्डर पे हुआ ये किसानों का मुद्दा मुझे बता दीजिए ना। अब मैं इस किसान बिल से फायदा जो हुआ है वो भी गिनवा देता हूं आपको कि बिहार के किसान जो 1 रुपए में अपनी गोभी बेचने में मजबूर था, उसको किसान के फायदे से 10 रुपए में बिका उसका, ये बिल के कारण जी। और तीसरे दिन उसके पास कोई नहीं गया था मीनू मैनन, तीसरे दिन उसके पास कोई नहीं गया था, उसे ट्रैक्टर चलाना पड़ा था अपनी गोभी पर। किशोर एंड सन्स ने खरीदा है मीनू मैनन जी, तीसरे दिन उसके पास कोई नहीं गया था जिस किसान की आप बात कर रहे हैं। 1 मिनट, ठीक है, कोई नहीं गया था जी, ट्रैक्टर चलाना पड़ा था उसे अपनी गोभी पर। ये सच्चाई है, मान के चलिए। विजय जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं मीनू मैनन, आ रहा हूं। इसका प्रावधान मोदी सरकार के आने के बाद मिला ना। बिल्कुल, सरकार ने अच्छा काम किया। मिर्ची की खेती वाला व्यक्ति है, बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं, स्वामीनाथन रिपोर्ट को काफी हद तक लागू किया, वो अच्छा किया, इसको नकार नहीं सकते हैं, पर जबरदस्ती जी जी। विजय जी, विजय कुछ कहना चाहते हैं? फायदे हो रहे हैं किसानों को जी, मिडिलमैन से छुटकारा पाने वाली सारी बातें आज तक सारी सरकारें करते गई, पर किसी ने किया नहीं। आज मोदी सरकार करके दे रही है, और यही मांग भारत किसान यूनियन ने 1993 में किया था। आज जब करके चलिए, किसान नेता बैठे हैं, विजय जी बैठे हुए हैं। विजय जी, 1993 में भारतीय किसान यूनियन ने यह मांग की थी, स्वामीनाथन जो आयोग था वो बैठा था, उसने रिपोर्ट दी, उसमें इन चीजों को कहा गया और उसे बीजेपी सरकार लेकर आई। तो अब ऐतराज किस बात का है? किसान तो यही चाहते थे ना। ऐतराज किस बात का? हाँ, देखिए ये बीजेपी के नेताओं की यही बात है कि झूठ बोलो और डट के बोलो जी। हाँ, मैं भी जनसंघ का कार्यकर्ता था, मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता था, मैं भारतीय किसान संघ का वर्धा जिला का अध्यक्ष भी था जी। मैं ये मेरे बीजेपी के मित्रों को बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं, देखिए ज्यादा दिन झूठ चलता नहीं। आप अभी चुनाव जीत रहे हो, इसमें कोई दो शंका नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पॉपुलर है, पर वो हिंदू मुसलमान की डिवाइड करके पॉपुलर है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। हैदराबाद का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव ये बता रहा है, मुझे उसमें भी नहीं जाना है। आप जब किसान की बात करते हो, देखिए किसान को मोदी जी के राज में कुछ भी नया नहीं मिला है। आप जो 6,000 रुपए की बात करते हैं बीजेपी वाले बार बार, अरे यूरिया की सब्सिडी आपके कार्यकाल में कम हो गई है। $116 का क्रूड ऑयल था मनमोहन सिंह जी के जमाने में, तब 1100-1200 रुपए में 50 किलो यूरिया दुनिया के बाजार में मिलता था, और वो 290 में देते थे जी। अभी आप विजय जावंतिया, ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे। विजय जी, एक मेरा अहम सवाल है। विजय जी मेरी बात सुनेंगे आप? विजय जी मेरी बात सुनेंगे? विजय जी विजय जी मेरी एक बात सुनेंगे आप? सरकार की तरफ से जब मैं सुन रहा था, जब कृषि मंत्री को सुन रहा था, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हम जो तीनों बिल हैं उस पर बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो किसान क्यों नहीं राजी हैं सर? अगर बिंदुवार चर्चा होगी तो कमियां पता चलेंगी, वहां संशोधन हो सकता है। हाँ तो है ना, देखिए कमियां तो पता चल गई ना, उन्होंने अमेंडमेंट के लिए तैयारी भी बता दी। मेरा ये कहना है कि अगर इतना ही बिंदुवार चर्चा करनी थी तो फिर बिल लाने के पहले किसानों को बुलाना था ना। आप जब वो आकर बैठे हैं, इतनी कुर्बानी दे दी, 50-60 लोगों की कुर्बानी कोई मामूली बात है क्या? पर 50-60 लोगों की कुर्बानी से भी अगर प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजता होगा तो फिर अब इसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। लोकप्रियता है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो विरोध कर रहे हैं वो देश के नागरिक नहीं है। ये बोल रहे खालिस्तानी, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। अरे उनके ही बच्चे कश्मीर में मरे हैं, उनके ही बच्चे कारगिल में मरे हैं, ये क्यों भूल रहे हैं आप लोग यार? उन्होंने जब देश में अनाज नहीं था तब अनाज पैदा करके दिया, तब हम अमेरिका के लाल गेहूं से मुक्त हुए। हम आज जो फुकट में 5 किलो अनाज मोदी जी बांट रहे हैं ना, वो इनके भरोसे पे बांट रहे हैं।
चलिए, बिल्कुल मोदी जी उन्हीं के भरोसे बांट रहे हैं। आवाज आपकी विजय में तक नहीं पहुंच पा रही है। बीनू मेनन जी, बीनू मेनन सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। गेहूं बांटा जाता है वो किसानों से मुफ्त में नहीं लिया जाता, उसको एमएसपी दिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एमएसपी में जो खरीद है, जो चावल में 25% फालतू, पहले से फालतू खरीद हुआ है। और गेहूं में अगर मैं मध्य प्रदेश का आपको गिनवाना चाहूंगा, इस फार्म बिल के पास होने के बाद किसानों ने अपने गेहूं को मध्य प्रदेश में प्राइवेट लोगों को बेचा है और प्रॉफिट कमाया ज्यादा। क्या पूरा गेहूं जितना पैदा होता है सरकार में एमएसपी पे खरीदती है? बीनू मेनन, राजेश जी, मैंने वही बोला, सारा गेहूं नहीं खरीदती है, पर मंडियों अगर सरकार पूरे गेहूं का एमएसपी पे खरीद ले तो शायद दिन ना देके पड़े कि अगर किसान आज तक कहां बेचता रहा है, मुझे बताइए जी। पंजाब में, हरियाणा में कहां बेचता रहा है? मंडियों में बेचता रहा है। मंडियों में बिचौलिए उसको खरीदते हैं और वहां से प्राइवेट एंटिटीज को बेचते हैं। अब आप प्राइवेट मंडी लाके किसको ला रहे हैं? तो अगर आप प्राइवेट मंडी ला रहे हैं तो किसको ला रहे हैं? विजय जी बोलिए, तो क्या कमी है मुझे बताइए। चलिए, विजय जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं, बताइए विजय जी, एक मिनट, क्या कमी है मुझे बताइए। बहुत शांति से देखिए, बात बताता हूं मैं आपको। देखिए, आप जब इतना क्लेम कर रहे हो ना कि हमने 25% ज्यादा खरीदी किया, ये किया, तो मुझे बताइए आपके वो व्यापारी कहाँ है जो मंडी के बाहर किसानों को 70 साल में भी दाम नहीं मिला, कांग्रेस के राज में उतना अच्छा दाम देने वाले थे, वो व्यापारी खरीदने के लिए क्यों नहीं आए मंडी के बाहर? वो अगर खरीदने आते, एमएसपी से ज्यादा दाम देते तो आपको कम खरीदना पड़ता था। अरे मध्य प्रदेश में आपने 124 लाख टन गेहूं खरीदी किया, पंजाब से ज्यादा। शिवराज सिंह चौहान इसका दावा करते, और छत्तीसगढ़ में आप चावल नहीं खरीदने देते हो। आज ही प्रेस नोट है भारत सरकार की कि सिर्फ 24 लाख टन पैडी खरीदने की परमिशन दी है। वहां अगर 70 लाख टन पैडी पैदा हुई है तो वो खरीदने क्यों नहीं देते एमएसपी पे? उनको कोऑपरेट क्यों नहीं करते? यही तो डर है किसानों को कि कल आप भाग जाओगे एमएसपी से, कल आपकी सरकार कृषि मूल्य आयोग को भी रद्द कर देगी। और मैं तो मांग करता हूं कि इतना नाटक क्यों करते हो? कृषि मूल्य आयोग को रद्द कर दो। ये तो कहानियां अपने आप बुनी जा रही है ना। हम आपको ये तो किसानों को भड़काने हकीकत है बीनू मेनन, ये कहानियां नहीं है। ये क्या भड़काने? बीनू मेनन जी जो दिल्ली में आके बैठे हैं वो पंजाब के नहीं है। अब कैसे आपने ये भी कहा कि वो पंजाब के हैं? पंजाब के नहीं है बीनू मेनन, वो हरियाणा का भी किसान है, वो यूपी का भी है, वो मध्य प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है। राजेश जी, आप मुझे बताइए, केरला में एपीएमसी कानून है क्या? मैं बताता हूँ, मैं इसका जवाब आप बताइए ना। मैं केरला से हूँ, बताइए मुझे, केरला में एपीएमसी कानून है क्या? बिल्कुल नहीं है। वहां पे किस चीज का विरोध हो रहा है मुझे बताइए जरा। अरे स्पेशल कैबिनेट किस चीज के लिए बुलाई गई है, जरा बताइए मुझे। विजय जी एक चीज का जवाब दीजिए। विजय जी डिफेंड करने के लिए एक पूरा विजय आप आपके पास आ रहा हूं। कोरोना के कारण जो चाइना से कंपनियों का पलायन, फिर चाइना पे पहुंच जाते हो आप, हर मुद्दे को चाइना पे ले जाते हो। हद है। आईफोन की कंपनी में चाइना पाकिस्तान का कहीं तो साथ छोड़ दो बीनू मेनन जी, कहीं तो चाइना पाकिस्तान को किनारे कर दो। हर मुद्दा चाइना पाकिस्तान पे ले जाना, शाहीन बाग हो, किसानों का विरोध प्रदर्शन हो, सब भारत चीन पाकिस्तान बना देना। मैं आता हूँ आपके पास, समय है ना, आते हैं हिंदुस्तान को डिफेंड करने के लिए, इंटरनेशनली डिफेंड करने के लिए पूरे बीनू मेनन जी किसान प्रोटेस्ट के शांति बना के रखेंगे, शांति बना के रखेंगे। यूपी में कंपनियों में, फैक्ट्रियों में असर नहीं पड़ रहा, शांति बना के आप मुझे बताइए। क्या पंजाब में, हरियाणा में कंपनियों में असर नहीं पड़ रहा? अब शांति बना के रखेंगे थोड़ा सा। चलिए मैं विजय के पास जा रहा हूं। विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि बहुत सारे राज्यों के किसान जो हैं इस बिल के समर्थन में हैं और हम इस बिल पे वापसी पर कोई फैसला लेने से पहले हम उन किसान और किसान संगठनों से बातचीत करेंगे। तो एक तरीके से बिल्कुल साफ हो चुका है कि सरकार अभी भी अड़िग है इस बात पे कि ये कृषि कानून ठीक हैं और जो किसान यहां पे बैठे हैं उनकी मंशा थोड़ी सी खराब है। देखिए, तोमर जी ये कह रहे हैं, पर जिन राज्यों में एमएसपी नहीं मिल रही है वहां का किसान एमएसपी के लिए मांग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जरा इसको सुनिए ना, इसको जरा देखिए। महाराष्ट्र में इस साल सिर्फ 40% कपास इन्होंने एमएसपी पे खरीदा है, 60% व्यापारियों ने 5,200 5,300 में खरीदा है, 5,800 रुपए है। किसान नाराज है, भले ही सरकार शिवसेना की हो, उसमें कांग्रेस हो। हमारा तो यही कहना है ना कि सब पार्टियां किसानों को यूज करती है जी। कर्नाटक में तुअर के लिए बोनस बीजेपी की सरकार देती है,
और मोदी जी चिट्ठी लिखते हैं कि बोनस देके खरीदी मत करो। हमारे ये भाई साहब कहते केरल में सरकार एमएसपी पे तो बोल रही है कि हाँ एमएसपी। एक मिनट मेरी बात तो पूरी बोलिए। बात हो रही। केरल में जो फसलें हैं वो रबर है, इलायची है, काली मिर्ची है, कॉफी चावल भी है और इसके बोर्ड चावल भी उगता है, इसके बोर्ड है और चावल को वो एमएसपी से ज्यादा दाम देके खरीदी करते। और अभी केरल ये एक ऐसा राज्य है कि जिसने सब्जी को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किए। जरा अध्ययन कीजिए और बाद में बात कीजिए। देखिए झगड़ा लगाना नहीं है हमको। हम कहते हैं दुर्भाग्य इस देश का यह है कि देश का किसान आज जिस तरह से एक होना चाहिए वो 70 साल में एक नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कभी मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, किसान नीति के खिलाफ आंदोलन किया क्या? जरा बता दीजिए आप। देखिए विजय जी, आप इस खरीदारी की बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं पहले से 25% ज्यादा चावल जो है एमएसपी दर पे खरीदा गया। 86,246 करोड़ के चावल खरीदा गया है एमएसपी से। तो सरकार एमएसपी कहां खत्म कर रही है? और मैं आप एमएसपी की बात कर रहे हैं विनु मेनन जी। अब देखिए कांग्रेस के टाइम पे मैं जो दाल बताऊंगा आपको। दाल जो है कांग्रेस सरकार के दौरान 645 करोड़ के दाल खरीदे गए थे, उसमें 75% इंक्रीज हुआ है। हमने 49,000 करोड़ के दाल एमएसपी पे खरीदा है। अरे यार बात आप मुझे बताइए ना, अगर चावल हो, चावल में 240% इजाफा हुआ एमएसपी में। मेरे विनु मेनन जी ये बता दीजिए आप। विनु मेनन जी आप सुनेंगे एमएसपी में? नहीं, कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं, मेरे भी सुन लीजिए थोड़ा। जी बताइए। मेरी आपने जो गेहूं की एमएसपी में 2.6 की बढ़ोतरी की गई है, ये 11 साल में सबसे ज्यादा कम थी। एक चीज आप ये देख के रखिए आप, ठीक है। एमएसपी गेहूं की 1,975 रुपया क्विंटल आपने की है, लेकिन किसान जो है 1100-1200 रुपए से ज्यादा किसान को गेहूं के ऊपर नहीं मिल पाता है। अच्छा ये बताइए क्यों नहीं मिल पाता? जब एमएसपी नहीं होगा कौन देगा? सरकारी मंडी में आपने 10% आपने खरीद भी लिया, जब आपके पास आपने एमएसपी कानून नहीं दिया है तो वो तो जो भी मंडी है प्राइवेट में तो मनमाने दाम पे खरीदेंगे ना। देखिए मंडी तो किसान आपसे मांग कर रहे हैं। एपीएमसी कानून में संशोधन क्यों किया है? इसीलिए किया है ना कि मंडी से ज्यादा अगर कोई रेट दे सकता तो वहां बेच पाए। तो आप एमएसपी के कानून बनाएंगे तभी तो मिलेगा ना। किसान का दायरा तो विनु मेनन जी, अगर आप एमएसपी को कानून नहीं बनाएंगे तो कौन देगा बताइए मुझे? चाहे आंध्र प्रदेश के मिर्ची का एग्जांपल दिया। विनु मेनन जी आराम से सुनिए, मैं बोल रहा हूं कि आप जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे तो क्या इस बात की गारंटी है कि प्राइवेट जो मंडी है वो किसानों को वो दाम देगी? क्योंकि प्राइवेट मंडी जो आएगी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो आएंगे वो अपने फायदा देखेंगे, सरकार की तरह उस दाम पे तो खरीदेंगे नहीं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये टमाटर ले लीजिए, किसानों से 15 रुपए में खरीदा जाता है। मैं बात गेहूं की कर रहा हूं, मैं चावल की कर रहा हूं सर। भाई किसानों को कमीशन जो जाता है वो तो उसको बार्गेन होता है ना उनपे। अगर आप प्राइवेट बंदे को बेच रहे हैं, चाहे मैंने गोभी का एग्जांपल दिया हो चाहे मिर्च का एग्जांपल दिया हो, जब वो डायरेक्ट प्राइवेट एंटाइटी को बेच रहे हैं वो भी सिक्योर्ड वे में। अब कानून है ना इनके ऊपर, 3 दिन के अंदर पेमेंट करना है। अगर एक प्राइवेट एंटाइटी खरीदती है तो 3 दिन में पेमेंट करना है। ये है वो तो हमें भी पता है कानून है, वो हमें भी पता है। आप डीएम के पास जाके आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं आप दे रहे हैं। आज जो नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे विनु मेनन जी। आप इंडिया चाइना पूरा घुमा देंगे, पाकिस्तान घुमा देंगे, लेकिन एक साफ शब्दों में मेरा सवाल है उसका जवाब आप दे दीजिए। उसका जवाब नहीं दे रहे। मैं फिर से पूछ लेता हूं। एमएसपी पर जब केंद्र सरकार ने कह दिया, लिखित में दे रहे हैं एमएसपी नहीं हटेगा, फिर क्या किस चीज की प्रॉब्लम है? कानून वही तो कानून दे दीजिए ना जनाब, समस्या कहां है? लिखित में आप दे रहे हैं, कानून दे दीजिए। कम से कम प्राइवेट कंपनियों के लिए भी तो रहेगा ना कि सरकार का कानून है। देखिए जब मंडियां किसी रेट पे करती है, मंडियां एमएसपी रेट पे खरीदेगी ना। अगर वहां से ज्यादा रेट मिल रहा है तभी तो उसको बेचने की जरूरत है। विजय जी, क्या यही एक बड़ी समस्या नहीं है जिसपे मैं बात कर रहा हूं? क्या गलत सवाल है? देखिए एक मिनट जी, नहीं बिल्कुल सही है आपका कहना। हमारा भी यही कहना है कि अगर इन लोगों का ये दावा है कि ये 3 कानूनों के कारण किसानों को एपीएमसी के बाहर एमएसपी से ज्यादा दाम मिलने वाले हैं,
जो इनके नए व्यापारी जो एपीएमसी के बाहर आने वाले हैं, वो कांग्रेस के 70 साल के शोषण को बंद करके किसानों को ज्यादा दाम यानी एमएसपी से ज्यादा दाम देने वाले हैं, तो फिर इनको एमएसपी को कानूनन जामा पहनाने में क्या डर है? इनको तो खरीदना है ही नहीं ना, क्योंकि किसानों को तो ज्यादा दाम मिलने वाली है ना, पर ये क्यों डर रहे हैं फिर? ये हमारा सवाल है। देखिए, ये बात जो कह रहे हैं कि नहीं, ये बात इधर की उधर ले जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज महाराष्ट्र में मेरा खुद का पिछले साल का गेहूं 1500 रुपए में भी नहीं बिक रहा है, बिल्कुल, क्योंकि एमएसपी की खरीदी नहीं है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 124 लाख टन गेहूं खरीदी का दावा करते हैं, और आज किसान के पास में जो गेहूं बेचा है ना, वो 1500 में नहीं बिक रहा है। सिर्फ अच्छे क्वालिटी का गेहूं, जैसा बासमती चावल बिकता है, वैसा विदिशा का अच्छे क्वालिटी का गेहूं ये मार्केट में ज्यादा दाम से बिकता है, और बाकी का सब गेहूं तो आज भी 1500 में ही बिक रहा है। अब इस साल सोयाबीन को दाम मिला, वो इसलिए मिला कि अमेरिका में $13 प्रति बुशेल, जो कि $8 था, वो वहां पर दाम बढ़ गया करके। अभी इन्होंने दालों की आयात कर ली। अब हमारे महाराष्ट्र में तुअर की दाल निकली है, 6000 रुपए एमएसपी है, 5500 रुपए आज बाजार में दाम है। तो क्या हमने एमएसपी के दाम के लिए झगड़ते रहना चाहिए क्या? क्या बात करते हैं आप साहब? अरे ये सौभाग्य आपका कि किसान पूरी तरह से लड़ नहीं पाता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के किसानों ने कम से कम ये ताकत बताकर इतनी चर्चा करवाने की नौबत लाई है। इसलिए मोदी जी को बार बार कहना पड़ रहा है कि एमएसपी रहेगी, एपीएमसी रहेगी। तो जो किसान समर्थन करते हैं वो कर रहे हैं, गलत है क्या? बिनु मैनन उसी झगड़े में नहीं पड़े रहेंगे। बिनु समर्थन करने, मजदूर किसान समिति हो गया, वो तो आप बांटने की कोशिश भी तो कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि आप उन्हें बांट रहे हैं। बिनु मैनन जी, बिनु मैनन जी, क्या बांटो और राज करो की नीति पे तो नहीं बढ़ रहे हैं? सपोर्ट कर रही है इस बिल का। बिनु मैनन जी, ये जो 500 बांटो और राज करो की नीति पे तो नहीं बढ़ रहे हैं? क्या ये गलत है? मुझे बता दीजिए। किसानों को बांटो और समस्या का हल निकालो, इस पे काम कर रहे हैं। किसानों को बांटने वाली बात नहीं चल रही है जी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देश को बदनाम करने के लिए खालिस्तान का एजेंडा चला के बैठे हैं। अब मुझे बताइए ना, फिर वही खालिस्तान, फिर वही पाकिस्तान, क्या इससे आगे बढ़ो? मैं क्या बिनु मैनन जी, मुझे ये बताइए क्या कारण है कि किसानों को सरकार पे भरोसा नहीं है? इसका जवाब दीजिए आप मुझे। बात करते हैं बिनु मैनन जी, जो कांग्रेस के खालिस्तान पाकिस्तान से आगे बढ़िए बस। रवि खालिस्तान पाकिस्तान को आगे छोड़िए, वो अन्नदाता है, वो आपका और मेरा पेट सबका पेट भरते हैं। और जो दिल्ली के बॉर्डर पे आके 1 लाख 2 लाख किसान बैठे हैं, वो खालिस्तानी माओवादी नहीं है। मैंने जी इन बातों को छोड़िए, और अगर ये बातें सही है तो सरकार को इनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। मेरा सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। क्या कारण है कि किसान सरकार पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? आज भी मीटिंग हुई, उसमें तनाव साफ तौर पे देखने को मिला। लंच के बाद किसान बातचीत के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाई फोर्स उनको सरकार को बोलना पड़ा कि हाँ हमारे साथ बातचीत करिए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत ही बातचीत हुई, नहीं तो आज तो लंच तक के लिए दोनों के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा था। राजेश जी, किसान नाराज है कहना गलत होगा, कुछ किसान गुमराह है ये कहना सही होगा, और कुछ किसान बैठे हैं वहां पे, ये पूरे देश के किसान की आवाज नहीं आप है। कभी सिंगू बॉर्डर गए हैं? ठीक है, आप गाजीपुर बॉर्डर गए हैं, वहां से हमारा जाना हुआ, वहां लोगों का सुविधा हो रही है। मेरी बात का जवाब दीजिए। आप सिंगू बॉर्डर गए, फैक्ट्रियां बंद हो रही है कभी, आप गाजीपुर गए कभी? फैक्ट्रियां जो है उत्तर प्रदेश में बंद हो रही है, गाजियाबाद साइड में। मैनन जी, इसी चीज के कारण चीन पाकिस्तान घूम आते हो आप, कम से कम मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए। बड़े सिंपल शब्दों में पूछ रहा हूँ, क्या आप सिंगू बॉर्डर गए हैं? क्या आप टिकरी बॉर्डर गए हैं? क्या आप गाजीपुर बॉर्डर गए हैं? क्या आपको वो चंद किसान नजर आते हैं? बिल्कुल। देखिए, मेरे लिए वो व्यक्ति जो खालिस्तान का बोर्ड लगा के बैठा हो, खालिस्तान की बात करता हो, न वो मेरे लिए किसान नहीं है। तो फिर आप बातचीत क्यों कर रहे हैं बिनु मैनन जी? तो देश का कृषि मंत्री उन खालिस्तानियों के साथ क्यों बातचीत कर रहा है? अगर वो गुमराह है, तो फिर बात मत करिए ना आप। बिनु मैनन जी बात मत करिए आप। आपके पास दिल्ली की पुलिस आपके पास है, जहाँ पे वो बैठे हैं हरियाणा में, वहाँ पे आपकी सरकार है। अगर यूपी में गाजीपुर पे बैठे हैं, वहाँ पे आपकी सरकार है। आप क्यों नहीं अरेस्ट करवाते हैं? कौन सी अरेस्ट अभी तक हुई है बिनु मैनन जी? राकेश टिकैत जी जो वहाँ पे बैठ के पंडितों को गाली दे रहे हैं, किसी की सुन ये किसान नेता नहीं हो सकते। अपनी राम कहानी से तो कुछ होगा नहीं गाने से। टिप्पणी दे रहा हूँ इसमें, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। मैं आपसे बड़े प्यार से पूछ रहा हूं बिनु मैनन जी, हरियाणा में आपकी सरकार है, दिल्ली में पुलिस आपके अंतर्गत है, मनोहर लाल सरकार आपकी है। अगर आपको लगता है कि सिंगू बॉर्डर पे खालिस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तान और चीन से समर्थन आ रहा है,
तो आप उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। गाजीपुर में, यूपी में आपकी सरकार है, वहां पे अगर आपको लगता है कि ये भी खालिस्तानी है, ये भी चरमपंथी है, तो उनको आप अरेस्ट कर लीजिए। आज 40 दिन हो चुके हैं, कितने को आप अरेस्ट किया हमें बता दीजिए। 50 लोगों की जान जरूर चली गई है। मैं तो वो कह ही रहा हूं, जो व्यक्ति देश को तोड़ने का काम करेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही होगी। करिए ना। अगर जब 40 दिन में क्या कार्रवाई की मैंने, देश आपसे ये पूछ रहा है। आप खालिस्तान की बात करते हैं, देश आपसे पूछ रहा है कि 40 दिन में कौन सा खालिस्तानी आपने पकड़ के दिखा दिया। इमाम के वहां बैनर देखे, हर चीज को खालिस्तान से जोड़ना, पाकिस्तान से जोड़ना ठीक नहीं है। पत्रकार विजय जी, विजय जी, कांग्रेस एमपी की तरफ से क्या की बात नहीं है। बहुत सारे नेता इस चीज को मुद्दा बनाते हैं और ये सच भी है कि वहां पे खालिस्तान के झंडे भी दिखाई पड़े। वहां जो लोग इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं दिल्ली दंगों के आरोप में, उनकी रिहाई की भी मांग की गई और इन लोगों की वजह से बीजेपी को मौका मिल गया कि आंदोलन का ध्यान जो किसी और तरफ और लिया जाए। कहीं ना कहीं चूक हुई है। विजय जी, देखिए, वो डेमोक्रेसी में ये मांग करने में कोई गलत नहीं है। जो देश का विरोध करेंगे उनकी रिहाई की भी मांग करेंगे आप, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, देश का विरोध कर रहे हैं तो विरोध करने वालों को पकड़ो ना, उनको पकड़ो। जो अरेस्ट हुए, पकड़े गए, उनको छुड़ाने की मांग क्यों कर रहे हैं? कोई केस नहीं चल रहा है। देखिए ये ऐसी बातें करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ही तो कह रहे हैं, खुद ये कहा, आप ही कह रहे हैं डेमोक्रेसी में उनके लिए मांग रखनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं अरेस्ट भी कर दो, जो अरेस्ट कर रहे हैं उनको छुड़वाने की भी मांग कर रहे तो हैं। आप अरेस्ट करिए ना बिनुआ, मैंने आपने अरेस्ट नहीं किया कोई 40 दिन में। आप मुझे कोई एक नाम बता दीजिए। आज मैं लाइव डिबेट में आपसे पूछ रहा हूँ बिनु मैनन जी, 40 दिन हो चुके हैं आंदोलन को, कोई एक नाम मुझे बता दीजिए जो आपने खालिस्तान के इसमें पकड़ा हो, आपने माओवादी को किसी को पकड़ा हो। आपके पास मजबूत पुलिस है बिनु मैनन जी, दिल्ली पुलिस का नाम दुनिया भर में चलता है, कोई बता दीजिए एक नाम। अपने आप जो कार्रवाइयां हैं वो कानून, देखिए मैं जो आप करें बोले वो सही है, बाकी जो बोले वो गलत है। कानून व्यवस्था अपने आप एक्शन लेगा। जैसे पीछे जिनका कैनेडियन लिंक निकला, कैनेडियन फंड्स ट्रांसफर जो हो रहे हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जैसे हो रहा है, तो 40 दिन से आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, उसमें से आ रहा था, उसके ऊपर जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। चले विजय जी आप अपना जवाब दीजिए। विजय जी, क्या जो आंदोलन को रुख नहीं बदल दिया जो आया है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना? विजय जी देखिए, राजनाथ सिंह जी ने खुद ने कहा है कि इनके ऊपर खालिस्तानी वगैरह ऐसे आरोप करना ठीक नहीं है। ये सब देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं, ये राजनाथ सिंह जी ने कहा है। मेरे को क्या लगता है कि बीजेपी वालों को वहां पे, अरे यार बात तो करने दो यार। जी बताएं। ये तो आपकी आदत है, आप सत्ता में हो करके क्या कुछ भी दादागिरी करोगे क्या? अरे हिंदू थोड़ा लिहाज रखिए उम्र का, वहां पे मुसलमान, हिंदू बीजेपी और इशू नहीं बीजेपी कांग्रेस चलता रहता है, क्योंकि पंजाब में मुसलमान है नहीं। बोलिए विजय जी, मैं 8 तारीख का भी आपका जानना चाहूंगा। 6 तारीख को भी आपने ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही है और 8 तारीख को भी सरकार के साथ बातचीत होनी है। तो जब सरकार सुनने को तैयार नहीं है, संशोधन करने, सरकार बिल वापसी को तैयार नहीं है, तो क्या इस बातचीत से कोई हल निकलेगा? देखिए, बातचीत से ही हल निकलेगा और इसलिए ही किसान नेता बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत का दरवाजा बंद कभी नहीं होने को ना, बातचीत से ही हल निकलेगा। हमारा इतना ही विनम्र मत है कि ये जो कह रहे हैं कि ये देश के बाकी के किसानों का, अरे जब तमिलनाडु के किसान आके आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पे, उन्होंने पेशाब पी, उन्होंने चूहे खाए, वो नंगे क्या हुए? उस समय मोदी जी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। सब देश का किसान समय समय पे आंदोलन करते रहा मोदी जी के 6 साल में। महाराष्ट्र में कितनी आत्महत्या हुई मोदी जी के 6 साल में, आप जाके देख लो ना रिकॉर्ड में। सवाल वो नहीं, सवाल क्या है, सवाल आपको सवाल हल नहीं करना है। 6,000 रुपए देने का ढोल बजा रहे हैं। अरे 7वें वेतन आयोग का 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए 1 लाख करोड़ का बोझा लिया है और 12 करोड़ कर्मचारियों को 72,000 करोड़। ये क्या सबका साथ सबका विकास लाएगा क्या? कांग्रेस ने गलतियां की, मनमोहन सिंह जी ने गलती की करके तो आपको सत्ता में बैठाया, फिर आप उनके जैसा ही राज चलाओगे तो नया आप क्या कर रहे हैं? ये हमारा विनम्र मत है यार। गांव और शहर का जो अंतर बढ़ रहा है, आज मैं इस भाई को पूछता हूं, आज यूपी में किसान के बेटे को किसान अपनी बेटी नहीं देना चाहता, ये क्यों आया है?
ये भारतीय किसान संघ का खुद का हैंडबिल है, गुजरात के भारतीय किसान संघ का। लेकिन सरकार तो मजबूत करना चाहती है ना विजय जी, सरकार तो कह रही है हम अरे किसानों को कहाँ मजबूत मजबूत करना कर चाहते रही हैं, है? किसानों की हम- आय हम- बढ़ाना चाहते हैं। सरकार इसके लिए लगातार काम भी कर रही है और ये जो कानून लाए हैं इसके हाँ, तो पीछे बराबर सरकार है का ना। यही तर्क है कि इससे किसानों की इनकम भी थोड़ी ज्यादा होगी, प्राइवेट मंडियां आएगी हाँ, तो एक मिनट, अब किसानों के एक पास मिनट, ऑप्शन एक होगा मिनट। बेचने का। हाँ देखिए, वही मैं कह रहा हूं, मेरा सीधा सवाल है कि दुनिया में मुझे एक देश बता दीजिए कि जहां का किसान बाजार में मिलने वाले दाम पर जिंदा है। दुनिया में एक देश बता दीजिए। चीन नहीं है, अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है, जी। यहां तक कि इजराइल भी नहीं है। जी। वहां सबको सरकार के तिजोरी से अनाज वहां मदद से। है। चलिए बीनू मेनन विजय जी, क्या सरकार इस वक्त दबाव में है? यूरोप बीनू में मेनन जी किसानों से क्या सरकार खरीदती है माल? ने क्या सरकार दबाव में है बीनू मेनन जी इस वक्त? सरकार नहीं, ये तिजोरी इनके से सवाल मदद का जरा करती जवाब है। बता दीजिए। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ऐसा एकमात्र देश है जो रेट पर टिका हुआ है। आप मुझे बताइए, क्या यूरोप में किसानों का माल क्या अरे सरकार नहीं, खरीदती है? ऐसा नहीं आप है, आप लोगों को समझे गुमराह नहीं। ना नहीं, करिए। यूरोप आप- में मत जाइए, आप यूरोप हमारे में नहीं जाना है। बुजुर्ग बीनू मेनन जी हैं, ने आप बोल किसान दिया, नेता मेरा हैं। बात कर रहे हैं। ऐसे 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 आप 8 तारीख के लिए ऐसे झूठ किस बोल के रणनीति गुमराह पे मत काम करिए। करें? बीनू मेनन जी सुन लीजिए, समय मेरे पास मेरी- बहुत कम मेरी बचा पूरी है, बात तो सुनते नहीं बहुत है सारे आप। लोग आपको देख रहे हैं। 8 तारीख को देखिए, आप किस राजेश रणनीति पे जी, काम राजेश सुन लेंगे जी, मेरी अगर सवाल सरकार सुन ये लेंगे, फैसला लेके आई, सवाल जी, सुन राजेश लेंगे जी, हम, मेरा सवाल जी तो सुन बताएं। लीजिए। 8 जी बताएं। तारीख को सरकार किस रणनीति पे काम कर रही है, क्योंकि किसानों ने अपना बिल्कुल साफ कर दिया है, अगर सरकार कुछ नया लेकर आती है तब हमें बातचीत के लिए बुलाए, नहीं तो नहीं बुलाए। देखिए, जो मोदी सरकार जो है किसानों के हित के लिए जो हो सकेगा वही करेगी। किसी दबाव में आकर करना या किसी दबाव में बाहरी ताकतों के दबाव में आकर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट यस, देश के किसानों के हित में जो होगा वो किया जाएगा। अगर ये 3 कानून लाए, मैंने जैसे पहले भी शुरुआत में भी कहा, 1993 में यही भारत विकास किसान यूनियन थी जो इसी चीज की मांग कर रही थी, और आज मोदी सरकार ने वो करके दिया है। तो किसके बहकावे में, किसके भड़काने में आकर ऐसे कर रहे हैं? बस आप एक समझ आखिरी सकते सवाल, हैं कुछ चीजें। क्या C2+50 का फार्मूला आपने लागू किया है जब आप इनको किसानों के लिए, क्या ये लागू किया था आपने? जी? स्वामीनाथन रिपोर्ट में इसका कहा गया है कि तभी जाके किसानों को मिलेगी, सही दाम मिलेगा। देखिए, किसानों के लिए हर चीज जो है, जो उनके वेलफेयर के लिए हो सकता है, जैसे प्राइवेट एंटिटीज को साथ देने की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हर चीज के लिए। चलिए आपके अभी पास आप इसका कहते हैं, जवाब नहीं। जैसे चलिए हर बहुत बहुत बार क्या शुक्रिया, लोन माफी होती जी है। बहुत बहुत शुक्रिया बीनू मेनन, आपका मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, और विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बिल्कुल किसान डटा हुआ है, 40 दिन हो चुके हैं, अब 8 तारीख को फिर से मुलाकात होनी है और इस मुलाकात पर ही देश भर की नजरें हैं कि देश का अन्नदाता पीछे हटता है या सरकार पीछे हटती है, या दोनों मिलकर साथ में बैठकर एक बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन जिस प्रकार से किसानों का रुख है और जिस प्रकार से सरकार के प्रवक्ताओं का खासकर और नेताओं का रुख है, उससे साफ है कि बीच का रास्ता जो है मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।